हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की इंग्लिश का चैप्टर पढ़ेंगे स्नैपशॉट्स बुक में से। और ये है चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है बर्थ, रिटन बाय A.J. क्रॉनिन। अब हमने चैप्टर 6 और चैप्टर 8 अभी पढ़े नहीं है बिकॉज बोथ दीज चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड फॉर द करंट सेशन। Chapter 6 that is Ghat of the Only World and Chapter 8 that is Tale of Melon City। ठीक है, दोनों चैप्टर्स 2020-21 सेशन में डिलीटेड हैं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कवरिंग दीज। अब हम करते हैं चैप्टर 7 बर्थ। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक दैट प्लीज hit the bell icon below this video so that you get notifications regarding the next upload, and also follow English Academy on social media platforms like Facebook, YouTube, Instagram, Twitter for very interesting stuff related to English like quizzes and other trivia। अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं और सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। In this excerpt from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blenheim। अब ये जो चैप्टर है बर्थ, ये द सिटाडेल नाम की नॉवल से एक पार्ट लिया हुआ है और ये जो नॉवल है इसके राइटर भी A.J. क्रॉनिन ही हैं। और ये जो बुक है इट वॉज पब्लिश इन द ईयर 1937 और ये मेडिकल एथिक्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है। तो इस बुक में जो कैरेक्टर है वो है एंड्रयू मैनसन। ये एक डॉक्टर हैं और अभी ये नए नए मेडिकल स्कूल से डॉक्टर बने के पास आउट हुए हैं और इन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की है एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज। तो ये डॉक्टर एडवर्ड पेज के असिस्टेंट की तरह मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? एक छोटा सा वेल्श माइनिंग टाउन है जिसका नाम है ब्लेनली। तो यूनाइटेड किंगडम, जिसे वेल्स भी कहा जाता है, उसमें एक छोटा सा शहर है जहां पर माइनिंग की जाती है। शहर का नाम है ब्लेनली। यहाँ पर एंड्रयू मैनसन रहते हैं। फर्दर हमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है दैट एज ही इज रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन द गर्ल ही लव्स, ही इज मेट बाय जो मॉर्गन। Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child। अब एंड्रयू मैनसन एक डिसअपॉइंटिंग इवनिंग के बाद वापस घर जा रहे हैं और ये डिसअपॉइंटिंग इवनिंग किसके साथ थी? क्रिस्टीन के साथ। क्रिस्टीन वो लड़की है जिससे वो प्यार करते हैं। डिसअपॉइंटिंग इवनिंग क्यों है? क्योंकि हो सकता है दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात होती है जो मॉर्गन से। जो और उनकी वाइफ, जो कि 20 साल से मैरिड हैं, वो अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हैं। एंड एज एंड्रयू मैनसन इज अ डॉक्टर, तो हो सकता है जो उनकी मदद मांगने के लिए उनके पास आया है। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। Though it was nearly midnight when Andrew reached Bryngower, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. Bryngower is the name of an apartment. तो जब एंड्रयू अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, ऑलरेडी मिडनाइट हो गई थी, यानी कि रात के 12 बज चुके थे, लेकिन उसने क्या देखा? जो मॉर्गन वहां पर था और वो जो छोटे स्टेप्स थे उन पर ऊपर नीचे वॉक कर रहा था और वो एंड्रयू की वेट कर रहा था। तो ये जो स्टेप्स थे ये क्लोज्ड सर्जरी और घर की एंट्रेंस के बीच में थे। क्लोज्ड सर्जरी यानी कि जो ऑपरेशन करने का एरिया था या जो मेडिकल रूम था उसके और एंड्रयू के घर के बीच में जो एरिया था वहाँ पर ये छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ थी और उन्हीं सीढ़ियों पर जो वॉक कर रहा था और वो एंड्रयू की वेट कर रहा था। At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. Burly means large, strong, heavily built. तो जो मॉर्गन का बिल्टअप कैसा था? He was burly और उसका प्रोफेशन क्या था? He was a driller। जब उसने एंड्रयू को देखा तो उसके चेहरे पर रिलीफ आ गया, उसे रिलैक्स फील हो रहा था एंड्रयू को देखकर। डॉक्टर, I am glad to see you. I've been back and forward here this last hour. The missus wants here before time too. तो ये कौन बोल रहा है? ये जो मॉर्गन बोल रहा है।
वो एंड्रयू को कहता है कि मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ पर पिछले 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी मिसेस मीन्स उसकी वाइफ, वो आपको वांट कर रही है, शी वांट्स योर हेल्प, और ये चीज़ बिफोर टाइम हो रही है। बिफोर टाइम मीन्स अभी उसका डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ है, एज शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, अभी उसका डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ है, टाइम से पहले ही उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उसे डॉक्टर की हेल्प चाहिए। Andrew, abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. He went into the house for his bag, then together they set out for number 12 Blena Terrace. Abruptly means suddenly, अचानक से, and contemplation means observation. अब एंड्रयू अपने जो पूरे दिन का अफेयर था, यानी कि जो उसे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी क्रिस्टीन की तरफ से, उसकी वजह से उसका दिमाग इतना व्यस्त था उन सब बातों में कि उसने अचानक से मॉर्गन को कहा कि रुक जाओ, मेरा इंतज़ार करो, क्योंकि वो मेंटली बिजी था। फिर वो अपने घर में गया, वहां से वो अपना बैग लेकर आया, अपने मेडिकल टूल्स वाला बैग, और फिर दोनों ब्लेना टेरेस नंबर 12, ये एड्रेस है जो मॉर्गन का, और इस एड्रेस के लिए दोनों चल पड़े। The night air was cool and deep with quiet mystery. Usually so perceptive, Andrew now felt dull and listless. Perceptive means sensitive and listless means lacking energy. तो रात का वक्त था, हवा बहुत ठंडी थी और ऐसे लग रहा था कि हवा में कोई मिस्ट्री है। इसका क्या मतलब है? इतनी ठंडी थी और इतना सन्नाटा था कि ऐसे लग रहा था वो किसी मिस्टीरियस सी जगह में घूम रही हैं। और वैसे तो एंड्रयू बहुत सेंसिटिव इंसान है, लेकिन अभी उसे बहुत डल फील हो रहा था और उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, क्योंकि एक तो वो डिसअपॉइंटेड था और हो सकता है वो थका भी हुआ था, और इस समय अचानक से उसे एक पेशेंट के पास जाना पड़ रहा था। सो ही वॉज वेरी डल एंड लिस्टलेस। He had no premonition that this night call would prove unusual, still less that it would influence his whole future in Blandly. Premonition means that you feel that something unpleasant is about to happen. आपको पहले से ही इंट्यूशन हो रही है कि कुछ अनप्लेजेंट, कुछ बुरा होने वाला है, दैट इज अ प्रेमोनिशन। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि एंड्रयू को कोई अंदाजा नहीं था कि ये नाइट कॉल, ये जो विजिट वो कर रहे थे जो की वाइफ को, वो अनयूजुअल होगी, वो वैसी नहीं होगी जैसा कि वो इमेजिन कर रहे थे, और उनका जो फ्यूचर है ब्लैंडली में वो इस नाइट कॉल पर डिपेंड करेगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही जिसे हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट होगा उनके लाइफ का। The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. Drew up short means to come to a halt suddenly. अचानक से रुक जाना। दोनों साथ साथ चल रहे थे और जैसे ही वो नंबर 12 के दरवाजे पर पहुंचे, जो रुक गया। I'll not come in, he said, and his voice showed signs of strain. But man, I know you'll do well for us. Strain means pressure, या जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस फील करना। अब जो ने एंड्रयू को कहा कि मैं अंदर नहीं आऊंगा, और उसकी आवाज में ऐसा लग रहा था कि वो प्रेशर फील कर रहा है, वो स्ट्रेस्ड है। और फिर उसने एंड्रयू को कहा कि मुझे यकीन है कि तुम वेल करोगे हमारे लिए, यानी कि तुम हमारे लिए अच्छा करोगे, तुम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। Inside, a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. तो जब एंड्रयू अंदर जाता है वो क्या देखता है? पतली सी सीढ़ियां हैं और वो ऊपर जाकर एक छोटे से कमरे में खुलती हैं। कमरा कैसा है? साफ सुथरा है लेकिन पुअरली फर्निश्ड है। जैसे कि जो मॉर्गन एक ड्रिलर है, उसकी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होगी, तो वो थोड़े पुअर टाइप की फैमिली के हैं और इसलिए उनका घर भी ऐसे ही फर्निश्ड है। और वहाँ पे सिर्फ एक ऑयल का लैंप जग रहा था जिसकी लाइट से वो कमरे में रोशनी थी। Here Mrs. Morgan's mother, a tall grey-haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room.
अब उस कमरे में कौन कौन था? जो मॉर्गन की वाइफ की मदर थी, जो कि लंबी सी थी, उनके बाल सफ़ेद थे और वो ऑलमोस्ट 70 इयर्स ऑफ एज की थी, और एक मिडवाइफ थी जो कि बहुत फैट थी और एल्डरली थी, थोड़ी उम्र की थी। दोनों जो मॉर्गन की वाइफ के साथ बैठी हुई थी और एंड्रयू की वेट कर रही थी। और जब एंड्रयू कमरे में आया तो दोनों उसकी मूवमेंट को देख रही थी। मिडवाइफ, अगर आप लोगों को नहीं पता, तो उस नर्स को कहते हैं जो चाइल्ड बर्थ में किसी एक्सपेक्टिंग वुमन की हेल्प करती है। Let me make you a cup of tea, Dr. Back, said the farmer quickly after a few moments. Farmer means the one who comes before. तो जैसे कि प्रीवियस लाइंस में दो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, एक थी जो मॉर्गन की वाइफ की मदर और एक थी मिडवाइफ। तो फार्मर का मतलब है जो मॉर्गन की वाइफ की मदर। वो डॉक्टर को कहती है कि मैं आपके लिए एक चाय बना देती हूँ। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली। फेंटली मीन्स स्लाइटली, हल्का सा। जब उन्होंने उन्हें चाय ऑफर की तो ऐसे एंड्रयू ने स्माइल किया। He saw that the old woman, wise and experienced, realized there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. Case here means the treatment of the ill patient. अब इस लेडी के रिएक्शन से एंड्रयू को ये लगा कि ये वुमन बहुत ही वाइज है, इसको बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, उसने बहुत लाइफ देखी है। तो हो सकता है ये क्या सोच रही है कि जैसे कि अभी जो मॉर्गन की वाइफ की डिलीवरी नहीं होगी, तो हो सकता है कि वो वहां से चला जाएगा और कहेगा कि मैं थोड़ी देर बाद लौट कर आऊंगा, क्योंकि अभी टाइम है, अभी हमें थोड़ी देर के लिए इंतजार करना होगा। Don't fret, mother, I'll not run away. Fret means worry. तो एंड्रयू ने उनको दिलासा दिया और कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं यहां से भागूंगा नहीं, मैं यहीं पर रहूंगा। Down in the kitchen, he drank the tea which she gave him. Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. Overwrought means tense, nervous, घबराया हुआ होना। अब एंड्रयू नीचे किचन में गया और जो कि वाइफ की मदर ने जो चाय दी वो उसने पी ली। वो बेचारा बहुत घबराया हुआ था और उसे पता था कि अगर वो घर चला भी गया तो 1 घंटे के लिए भी सो नहीं पाएगा, क्योंकि तब तक जो की वाइफ को उसकी जरूरत पड़ ही जाएगी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो वहीं पर रहेगा, वो अपने घर नहीं जाएगा। He knew too that the case here would demand all his attention. A queer lethargy of spirit came upon him. Queer means strange, and lethargy of spirit means lack of energy. एंड्रयू को ये भी पता था कि ये जो केस था, ये जो पेशेंट का ट्रीटमेंट था जो वो हैंडल कर रहा था, उसमें उसको फुल अटेंशन चाहिए थी। लेकिन अचानक से उसको एक अजीब सी लैक ऑफ एनर्जी फील हुई, उसे बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी। He decided to remain until everything was done. Finally, एंड्रयू ने फैसला किया कि वो वहीं पर रहेगा जब तक कि उसका काम फिनिश नहीं हो जाएगा। An hour later, he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. 1 घंटे बाद वो फिर से ऊपर गया जो कि वाइफ के पास, उसने उसकी प्रोग्रेस देखी, फिर वो नीचे आ गया और किचन में जो फायर प्लेस थी उसके पास आकर बैठ गया। तो जैसे कि अभी थोड़ा टाइम था उसकी डिलीवरी होने में, एंड्रयू वहीं पर वेट कर रहा था, वो वहां से अपने घर वापस नहीं गया। It was still, except for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick-tock of the wall clock. Still here means without movement. Or we can say lack of activity. There was no activity in the kitchen, so it was still. तो किचन बिल्कुल शांत थी, वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ जो सिंडर है उसमें रसल की आवाज आ रही थी। अब सिंडर इन द ग्रेट क्या है? सिंडर इज द चारकोल एश एंड ग्रेट इज लाइक एन अंगीठी, एक मेटल का स्ट्रक्चर जिसमें ये चारकोल को
बर्न किया जाता है। एंड रसल इज द साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द चारकोल इज बर्निंग। तो वो कहते हैं कि सिर्फ चारकोल के बर्न होने की आवाज आ रही थी और दीवार पे जो घड़ी लगी हुई थी उसकी टिक टॉक की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। इन दो साउंड्स के अलावा वहां पर कोई आवाज नहीं थी, सब कुछ एकदम स्टिल था। नो, देयर वाज अनदर साउंड, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। पेस्ड मीन्स वॉक्ड। फिर राइटर कहते हैं कि नहीं, एक और आवाज भी थी। वो आवाज थी जो मॉर्गन के फुटस्टेप्स की, जो कि बाहर स्ट्रीट में चल रहा था। The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. Probing means searching, कुछ ढूंढना। अब ये ओल्ड वुमन कौन है? जो मॉर्गन की वाइफ की मदर। वो बेचारी बहुत ज्यादा वरिड थी। वो वरिड क्यों थी? बिकॉज 20 years ऑफ मैरिज के बाद उसकी डॉटर फाइनली मदर बनने वाली थी, इसलिए शी वॉज वेरी वरिड। तो वो बेचारी एंड्रयू के सामने बैठी हुई थी, उसने काले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, बिल्कुल मोशनलेस थी वो, और उसकी आंखें बहुत ही अजीब थी। अजीब क्यों थी? क्योंकि उसकी आंखों में एक अलाइवनेस थी और वाइजनेस थी। तो उसकी आंखों से लग रहा था कि वो बहुत ही ब्राइट हैं और समझदार भी हैं, और वो एंड्रयू की तरफ देख ही जा रही थी, और ऐसे लग रहा था कि वो एंड्रयू की तरफ देखते हुए उसकी आंखें उसमें कुछ ढूंढ रही हैं। तो वो क्या ढूंढ रही थी? वो ये जवाब चाहती थी अपनी वरी के लिए। वो ये जानना चाहती थी कि उसकी डॉटर की हालत कैसी है, बेबी कब होगा और वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। बेचारी इतनी चिंता में थी कि वो अपने इन सवालों के जवाब एंड्रयू से चाहती थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों से ये पता चल रहा था। His thoughts were heavy, muddled. The episode he had witnessed at Cardiff Station still obsessed him morbidly. Heavy means unpleasant, and muddled means confused, and obsessed means to fill someone. Morbidly means disturbingly unpleasant. अब एंड्रयू के थॉट्स कैसे थे? अनप्लेजेंट थे, कंफ्यूज थे, क्योंकि कार्डिफ स्टेशन पे जो एपिसोड हुआ था, यानी कि जो इंसिडेंट हुआ था, वो अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था और उसे डिस्टर्ब कर रहा था अनप्लेजेंट वे में, यानी कि एक अनहैप्पी वे में। सो एंड्रयू वॉज अनहैप्पी बिकॉज कार्डिफ स्टेशन में हो सकता है ऐसा इंसिडेंट हुआ हो क्रिस्टीन के साथ, जिसकी वजह से वो डिसअपॉइंटेड था और अभी भी उसे अनप्लेजेंट और अनहैप्पी फील हो रहा था। He thought of Bramwell, foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly, of Edward Page, bound to the shrewish Blodwen, of Denny, living unhappily apart from his wife. तो अब यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि एंड्रयू किस चीज के बारे में सोच रहा था। वो अलग अलग हस्बैंड वाइफ्स के बारे में सोच रहा था, अलग अलग मैरिड कपल्स के बारे में सोच रहा था कि उनके रिलेशनशिप्स कैसे थे। ऐसा वो क्यों सोच रहा था? क्योंकि उसका भी क्रिस्टीन के साथ जो रिलेशनशिप था वो कुछ बुरे दौर से जा रहा था, इसलिए वो ऐसे कपल्स के बारे में सोच रहा था। पहले वो सोचता है ब्रैमवेल के बारे में, जो अपनी वाइफ के लिए बहुत डिवोटेड है, जबकि उसकी वाइफ उसे डिसीव करती है सॉर्डिडली। सॉर्डिडली मीन्स इन एन अनप्लेजेंट वे। तो पहले तो एंड्रयू सोचता है ब्रैमवेल के बारे में, जो कि बहुत ही डिवोटेड हस्बैंड है, जबकि उसकी वाइफ उसे डिसीव करती है, यानी कि उसके साथ चीटिंग करती है, धोखा करती है। फिर वो सोचता है एडवर्ड पेज के बारे में, जो एक श्रूइश बॉल्डविन के साथ बाउंड है, यानी कि उसका रिलेशनशिप है उसके साथ, जो डेनी में रहती है और वो अनहैप्पीली वहां पर रह रहा है और अपनी वाइफ से अलग होकर रह रहा है। तो ऐसे सब सोच के एंड्रयू ये सोच रहा था कि कैसे लोगों के अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं और वो कैसे अनहैप्पीली रहते हैं। कई लोग हैप्पीली भी रहते हैं, जबकि उनके स्पाउसेस उनके साथ चीटिंग करते हैं। His reason told him that all these marriages were dismal failures.
It was a conclusion which in his present state made him wince. Dismal means something that causes gloom or sadness. And wince is a shrinking movement of the body. जैसे हम कहते हैं कांप जाना. अब जब एंड्रयू ने इन सब मैरिजेस के बारे में सोचा तो उसने क्या कंक्लूड किया कि ये सब मैरिजेस फेलियर्स हैं और इनसे लोगों को दुख होगा, ये सैडनेस प्रोड्यूस करती हैं. और ऐसा सोच के उसकी बॉडी में एक शिवर हुआ, उसे एक श्रिंकिंग मूवमेंट फील हुई उसकी बॉडी में, उसे कंपकपी चढ़ी. He wished to consider marriage as an idyllic state. Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him. Her eyes, shining towards him, admitted no other conclusion. Idyllic state means peaceful. तो एंड्रयू ये सोचता था कि मैरिज एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको पीस दे, सुख शांति दे, और क्रिस्टीन के अलावा किसी और के साथ वो ऐसा इमेजिन नहीं कर सकता था. और फिर राइटर कहते हैं कि जब एंड्रयू क्रिस्टीन के बारे में सोचता है तो उसे उसकी चमकती हुई आंखें याद आती हैं और उसे ये लगता है कि अगर वो क्रिस्टीन से शादी करेगा तो उसकी शादी सिर्फ पीसफुल ही होगी और कोई कंक्लूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिस्टीन उसके लिए बेस्ट है, परफेक्ट है. It was the conflict between his level, doubting mind and his overflowing heart which left him resentful and confused. Conflict means an opposition of thoughts, एक लड़ाई. तो एंड्रयू के दिमाग में और उसके दिल में एक कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती थी. उसका दिमाग जो कि लेवल का था और डाउट करता था क्योंकि उसने इतने सारी अनसक्सेसफुल और अनहैप्पी मैरिजेस के बारे में सुना था, लेकिन उसका दिल जो कि क्रिस्टीन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे ये यकीन था कि क्रिस्टीन के साथ उसकी शादी पीसफुल होगी और बहुत ही अच्छी होगी. तो बेचारे के दिल और दिमाग में ये लड़ाई चलती रहती थी और इसकी वजह से उसे बहुत ही बिटर फील होता था और कंफ्यूज्ड फील होता था क्योंकि वो किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकता था. He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. Broodingly means thinking of painful memories. अब बेचारा एंड्रयू बहुत दुखी था. उसने अपनी चिन को अपनी चेस्ट पर सिंक इन करने दिया, यानी कि उसने अपनी चिन को अपनी चेस्ट के ऊपर रख के दबा दिया और उसने अपनी टांगों को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर दिया और वो फायर की तरफ, जो फायर प्लेस में फायर जग रही थी उसकी तरफ देख रहा था, उसे घूर रहा था. और वो क्या सोच रहा था? पेनफुल मेमोरीज के बारे में, ऐसी यादें जो उसे दुख देती हैं. He remained like this so long and his thoughts were so filled with Christine that he started when the old woman opposite suddenly addressed him. बेचारा एंड्रयू ऐसे ही काफ़ी देर तक बैठा रहा और वो क्रिस्टीन के बारे में सोच रहा था. तो जो पेनफुल मेमोरीज थी वो क्रिस्टीन की थी और वो अचानक से ही स्टार्टेड मीन्स वो अचानक से मूव करने लग गया. और वो कब मूव किया? जब वो बूढ़ी औरत ने उसे बुलाया. एड्रेस्ड हिम मीन्स उसने उसे कॉल किया, बुलाया. हाँ, मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स. मेडिटेशन मीन्स थॉट्स. अब वो बूढ़ी औरत किसी और चीज के बारे में सोच रही थी और उसी चीज के लिए उसने एंड्रयू को बुलाया. तो वो क्या कहती है? Susan said not to give her the chloroform if it would harm the baby. She is awful set upon this child, Dr. Back. अब सुसन कौन है? जो मॉर्गन्स वाइफ. Now we know what is the name of Joe's wife? सुसन. तो ये बूढ़ी औरत कहती है कि सुसन ने कहा है कि मुझे क्लोरोफॉर्म मत देना. क्लोरोफॉर्म इज़ काइंड ऑफ अ मेडिसिन जो आपको बेहोश कर देती है, क्योंकि वो दवाई बेबी को हार्म कर सकती है.
और फिर वो ऐड करती है शी इज़ ऑफुली सेट अपॉन दिस चाइल्ड. सेट अपॉन मीन्स टू बी स्टक टू समथिंग, यानी कि उसने ये फैसला कर लिया कि उसे ये बच्चा चाहिए ही चाहिए, बिकॉज उसकी मैरिज के 20 ईयर्स के बाद वो माँ बनने वाली है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है कि उसे ये बच्चा चाहिए ही चाहिए. और उसने कहा है कि मुझे क्लोरोफॉर्म मत देना क्योंकि वो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है. Her old eyes warmed at a sudden thought. She added in a low tone, "Hey, we all are, I fancy." अब उसकी बूढ़ी आंखें वार्म अप हो गई, यानी कि उनमें एक अलग सा इमोशन आ गया, प्यार का, अफेक्शन का. और वो किस वजह से आया, उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया और उसने धीरे सी आवाज़ में बोला, "We all are, I fancy." यानी कि मैं ये सोचती हूँ कि हम सब उस बेबी पर स्टक अपॉन है, यानी कि हम सब डिटर्मिन्ड हैं कि हमें वो बच्चा चाहिए ही चाहिए. और ये चीज़ सोचकर उसकी आंखों में एक अफेक्शन की इमोशन आ गई. He collected himself with an effort. Collected himself means he regained self control. अभी वो क्रिस्टीन के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो उस ख्यालों में खोया हुआ था. जब उस बूढ़ी औरत ने अचानक से उसे बुलाया तो उसने अपने आप को एक बार फिर से गैदर किया और फिर उसने उससे आगे बात की. तो एंड्रयू क्या कहता है, "It won't do any harm, the anesthetic," he said kindly. "They'll be all right." तो एंड्रयू ने उस बूढ़ी औरत को जवाब में कहा कि जो एनेस्थेटिक है, जिसे आप क्लोरोफॉर्म कह रहे हैं, बेहोशी की दवा, उससे कोई हार्म, कोई नुकसान नहीं होगा. और माँ और बच्चा, दे मीन्स द मदर एंड हर चाइल्ड, दोनों ठीक रहेंगे. Here the nurse's voice was heard calling from the top landing. Andrew glanced at the clock which now showed 3:30. अब ऊपर के कमरे से नर्स ने उन्हें आवाज़ लगाई. लैंडिंग मीन्स जब आपकी स्टेयर्स ऊपर पहुंचती हैं तो जो प्लेटफॉर्म होता है, जो फ्लैट एरिया होता है, उसे लैंडिंग कहा जाता है. तो वहाँ से उस नर्स ने उन्हें आवाज़ लगाई और एंड्रयू ने घड़ी की तरफ देखा. ग्लैंस्ड मीन्स टू लुक एट समथिंग. और उसने क्या देखा कि वहाँ पर 3:30 बज चुके हैं, रात के 3:30 बजे हुए हैं. He rose and went up to the bedroom. He perceived that he might now begin his work. Rose means to stand up. Rise का past tense. तो एंड्रयू खड़ा हो गया और वो बेडरूम की तरफ जाने लगा और उसे ये लगा कि हो सकता है अब काम शुरू करने का टाइम आ गया है. An hour elapsed. It was a long, harsh struggle. Then, as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born, lifeless. Elapsed means past. 1 घंटा बीत गया. ये बहुत ही लंबी और हार्श स्ट्रगल थी. ये स्ट्रगल क्या थी? चाइल्ड बर्थ. और फिर जैसे ही सुबह हुई, फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डॉन मीन्स जैसे ही सनराइज की जो पहली लाइट आई, उसके साथ ही वो बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन वो लाइफलेस था. सो इट वॉज अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड. और यहाँ पर स्ट्रेड पास द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड का मतलब है कि जो शीशे के ऊपर ब्लाइंड्स लगी हुई थी, जिसे हम कर्टन भी कहते हैं, जब उसमें से सुबह की जो पहली किरण है, सनराइज की जो पहली रेज है, वो पड़ी, तभी वो बच्चा भी पैदा हुआ. As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. After all that he had promised, his face, heated with his own exertions, chilled suddenly. Gazed means stared, किसी को घूरना. तो अब वो still form किसको कहा गया है? वो जो still born baby था, ऐसा बेबी जो पैदा होते ही डेड था, लाइफलेस था. तो एंड्रयू उस बच्चे को घूर रहा था और एकदम से उसके अंदर एक कंपकपी उठी डर की. क्यों? क्योंकि उसने उस बूढ़ी औरत को वादा किया था कि माँ और बच्चा दोनों ठीक होंगे. अभी तक तो उसका चेहरा गर्म था बहुत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, लैक ऑफ एनर्जी थी. लेकिन जब ये शिवर ऑफ हॉरर उसमें से निकली, तब एकदम से वो चिल हो गया, यानी कि एकदम से
ठंडा हो गया। तो जब उसने ये देखा कि ये जो बेबी है ये स्टिल बॉर्न है, उससे एंड्रयू का रिएक्शन ऐसा था। He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother, who was herself in a desperate state. Resuscitate means to revive someone, to bring back to life. And desperate means someone who needs help. अब बेचारा एंड्रयू बहुत रिलक्टेंट था, क्योंकि उसे 2 लोगों को देखना था, उस बेबी को भी रिवाइव करना था और उसे वापस ज़िंदा करना था, और बेचारी माँ जिसे उसकी मदद की ज़रूरत थी उसकी तरफ भी एंड्रयू की ऑब्लिगेशन थी, यानी कि वो ड्यूटीफुल था, उसे उसको भी देखना था। तो बेचारा कंफ्यूज था कि वो किसको अटेंड करे। द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली। नाउ डिलेमा मीन्स अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। एंड्रयू की जो कन्फ्यूजन थी वो इतनी अर्जेंट थी, यानी कि उसे इतनी जल्दी एक्ट करना था कि उसने सोचा ही नहीं। डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली मीन्स कि उसने उसके बारे में सोचा ही नहीं, उसने सिर्फ एक्ट किया और जो उसको तब काम मिलता गया वो करता गया। Blindly, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless and not yet out of the ether, upon her side. Instinctively means as a natural reaction. जब आप बिना सोचे समझे अपना नेचुरल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं, ब्लाइंडली, यानी कि बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे जो उसका नेचुरल रिएक्शन था वो एंड्रयू ने किया। और उसने क्या किया, उसने जो लाइफलेस बेबी था वो नर्स को दे दिया और सुसन को अटेंड किया। सुसन बेचारी कोलैप्स थी। कोलैप्स मीन्स लाइंग डाउन ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेंथ। तो वो लेटी हुई थी, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। एंड एथर मीन्स द एनेस्थेटिक, वो मेडिसिन जो बेहोशी की दवा उसे दी हुई थी। तो सुसन पल्सलेस थी, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि वो भी ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाली है। पल्स क्या होती है, हमारी हार्ट बीट, जो हमारी रिस्ट को पकड़ के डॉक्टर्स चेक करते हैं। तो ऐसे लग रहा था कि ऑलमोस्ट पल्सलेस मीन उसकी पल्स काफ़ी लो थी और अभी उसके ऊपर मेडिसिन का भी असर था, वो बेहोशी की हालत में भी थी। तो वो कोलैप्स होकर अपनी साइड पर यानी कि साइडवेज लेटी हुई थी। तो एंड्रयू ने उसे अटेंड किया। His haste was desperate, a frantic race against her ebbing strength. It took him only an instant to smash a glass ampule and inject the medicine. Desperate means a very intense emotion when you really want to do something. Frantic means panic stricken. Means आप घबरा गए हैं, घबराहट में कुछ कर रही हैं। Ebbing means decreasing gradually, धीरे धीरे कोई चीज़ कम हो रही है, that means it is ebbing. And strength means ताकत. And what is a glass ampule? Glass ampule is a vial which contains a medicine that is injected into a person. तो वो शीशे का बना होता है। अब बेचारा एंड्रयू बहुत डेस्परेट था और बहुत जल्दी में काम कर रहा था। हेस्ट मीन्स इन अ हरी, क्योंकि वो एक रेस में था। रेस किस चीज़ के साथ थी, सुसन की कम होती हुई ताकत के साथ। तो उसे बहुत तेज़ एक्ट करना था अगर उसे सुसन को बचाना था, और उसने फटाफट से एक ही झटके में, इंस्टेंट में, एक ग्लास का शीशे का वायल तोड़ा और मेडिसिन सुसन के अंदर इंजेक्ट कर दी। Then he flung down the hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid woman. Hypodermic means relating to the region below the skin. And flaccid means weak. फिर एंड्रयू ने उस सिरिंज, उस इंजेक्शन को नीचे गिर दिया और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। अनस्पेरिंगली मीन्स अनकाइंड, अनकाइंड वे में, बहुत ही रूथलेस वे में उसने उस वुमन को, वीक वुमन को रिस्टोर यानी कि वापस से ठीक करने की कोशिश की।
After a few minutes of feverish effort, her heart strengthened. He saw that he might safely leave her. He swung round in his shirt sleeves, his hair sticking to his damp brow. तो एंड्रयू ने कुछ मिनट्स के लिए फीवरिश एफर्ट किया. फीवरिश एफर्ट मीन्स इतना ज़्यादा एफर्ट किया जिससे उसे फीवरिश फील हो रहा था. और फिर उसने देखा कि उसके एफर्ट से कुछ रिज़ल्ट मिला, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला. सुसन का हार्ट स्ट्रेंथन हो गया और उसने ये डिसाइड किया कि वो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़कर अब बच्चे को अटेंड कर सकता है. और जैसे ही वो घूमा, उसने क्या रियलाइज़ किया कि उसके सिर के जो बाल हैं वो पसीने से इतने भरे हुए हैं कि वो उसकी आईब्राउ जो कि गीली थी उसके साथ चिपके हुए हैं. तो इससे राइटर ये बताना चाहते हैं कि इस सब चीज़ में एंड्रयू ने इतना ज़्यादा एफर्ट किया, इतनी ज़्यादा मेहनत की कि वो पसीनों पसीनी हो गया था और बेहाल हो गया था. Where's the child? The midwife made a frightened gesture. She had placed it beneath the bed. अब एंड्रयू ने मिडवाइफ से पूछा कि बच्चा कहाँ है. मिडवाइफ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मिडवाइफ इज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल वुमन हु असिस्ट्स इन चाइल्ड बर्थ. एक ऐसी प्रोफेशनल वुमन जो बच्चे पैदा करने के वक्त हेल्प करती है, उन्हें मिडवाइफ कहते हैं. एंड जेस्चर मीन्स अ सिग्नल, इशारा करना. तो एंड्रयू को जवाब देने के लिए उस मिडवाइफ ने उसे इशारा किया कि उसने बच्चे को बेड के नीचे रख दिया है. उसने ऐसे बच्चे को वहाँ क्यों रख दिया था? क्योंकि उसके हिसाब से वो बच्चा मरा हुआ था, वो स्टिल बॉर्न पैदा हुआ था, इसलिए उसने उसे बेड के नीचे रख दिया. In a flash, Andrew knelt down. Fishing amongst the sodden newspapers below the bed, he pulled out the child, a boy perfectly formed. Sodden means soaked with water. पानी से गीले हुए. तो फटाफट से एंड्रयू ने नील डाउन किया और उसने उन गीले न्यूज़पेपर्स में फिशिंग की. फिशिंग मीन्स टू सर्च समथिंग. और उसने उस बच्चे को ढूंढा और उसे बाहर निकाला. वो एक बॉय था, बेबी बॉय था और बिल्कुल परफेक्टली फॉर्म था. मीन्स उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट थी. द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टैलो. Tallow is the hard fat of animals which is melted and used to make soap and candles. ये एक ऐसा फैट होता है जिसकी अपीयरेंस वैक्स जैसी होती है, इसे टैलो कहते हैं. तो बच्चे की जो बॉडी है वो लिम्प थी. लिम्प मीन्स इट वॉज लाइफलेस, तो उसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी, तो ऐसे लचकीली सी थी. और वो वार्म भी थी क्योंकि वो अभी अभी पैदा हुआ था, अपनी मदर के वूम से निकला था. वो एकदम वाइट कलर का था और टैलो की तरह नर्म था. The cord, hastily slashed, lay like a broken stem. The skin was of a lovely texture, smooth and tender. तो वो जो बेबी की कॉर्ड थी, जो स्टेम सेल जिससे वो अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो भी जल्दी में काट दी गई थी और अब वो एक टूटी हुई स्टेम की तरह वहाँ पर पड़ी हुई थी. और उसकी स्किन बहुत ही अच्छी थी, स्मूथ थी और नरम थी. टेंडर मीन्स सॉफ्ट. The head lolled on the thin neck. The limbs seemed boneless. Lolled means hung loosely. तो जो बेबी है उसका सिर ऐसे ढीला सा था और लटक रहा था क्योंकि उसमें जान नहीं थी और उसकी गर्दन पतली सी थी. और उसकी लिम्स यानी कि उसके आर्म्स और उसकी लेग्स ऐसे लग रहा था कि उनमें हड्डियां ही नहीं हैं क्योंकि वो इतने सॉफ्ट और लचकीले थे. Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. Haggard means unwell. अब बेचारा एंड्रयू अभी भी नील डाउन करके बैठा हुआ था और उसने एक फ्राउनी फेस बनाया हुआ था और उसके फेस से ऐसा लग रहा था कि वो ठीक नहीं है, वो अनवेल है और वो उस बच्चे को घूर रहा था. वो ये सोच रहा था प्रॉबेबली कि उस बच्चे का क्या करे, उसे जिंदा कैसे करे, जैसे कि उसने बूढ़ी औरत को वादा किया हुआ था. The whiteness meant only one thing, asphyxia pallida. Pallida means suffocation or unconscious condition caused by lack of oxygen and excess carbon dioxide in the blood, accompanied by paleness of skin, weak pulse and loss of reflexes. And his mind, unnaturally tense, raced back to a case he once had seen in the Samaritan to the treatment that had been used.
अब वो जो बच्चे की स्किन इतनी वाइट कलर की थी, उससे एंड्रयू ने अंदाज़ा लगाया कि उस बच्चे को एस्फिक्सिया पैलिडा हुआ है, दैट इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन। उसकी वजह से उसकी स्किन इतनी पेल है, पल्स इतनी लो है और वो रिफ्लेक्सेस नहीं कर रहा, यानी कि वो रिएक्शन नहीं कर रहा। अगर उसे कोई छुए तो वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा। एंड्रयू का दिमाग बहुत ज़्यादा टेंस था और उसे याद आया कि उसने समैरिटन में एक ऐसा ही केस देखा था, मींस एक ऐसा ही ट्रीटमेंट देखा था जहाँ पर ऐसी हालत के ही किसी इंसान को ठीक किया गया था। तो उसने सोचा कि वो वही ट्रीटमेंट यहाँ पर भी अप्लाई कर सकता है। Instantly he was on his feet. Get me hot water and cold water, he threw out to the nurse. And basins too. Quick, quick. फटाफट से एंड्रयू खड़ा हो गया और उसने उस मिडवाइफ को कहा कि मुझे गर्म और ठंडा पानी लेकर आओ और साथ में बेसिन्स भी लेकर आओ। बेसिन्स मीन्स बाउल्स। और फिर उसने उसे कहा जल्दी से लेकर आओ। 3 आउट मीन्स उसने उसे जोर से चिल्लाकर ऐसा कहा। But doctor, she faltered, her eyes on the pallid body of the child. Quick, he shouted. Faltered means hesitated. Pallid again, it means pale due to poor health. तो उस मिडवाइफ ने उस बच्चे की पेल बॉडी को देखकर हेजिटेशन शो की और उसने डॉक्टर को कहा बट डॉक्टर, लेकिन जवाब में एंड्रयू ने उसे काट दिया, उसकी बात को रोक दिया और उसे कहा जल्दी करो, और वो जोर से चिल्लाकर बोला। Snatching a blanket, he laid the child upon it and began the special method of respiration. फटाफट एंड्रयू ने एक कंबल लिया, उस बच्चे को उस पर लिटा दिया और रेस्पिरेशन का जो स्पेशल तरीका है उसे इस्तेमाल किया। The basins arrived, the ewer, the big iron kettle. Frantically he splashed cold water into one basin, into the other he mixed water as hot as his hand could bear. Ewer is a large jug. बहुत ही बड़े साइज के जग को ईयर कहते हैं। तो वो मिडवाइफ बाउल्स भी ले आई, एक बड़े जग में ठंडा पानी ले आई, एक बड़ी सी आयरन की केटल में गर्म पानी ले आई और एंड्रयू ने फटाफट एक बाउल के अंदर ठंडा पानी डाला, दूसरे में उसने ठंडा और गर्म पानी मिक्स किया और उतना गर्म रखा जितना उसका हैंड टॉलरेट कर सकता था। बियर हियर मीन्स टू टॉलरेट। Then, like some crazy juggler, he hurried the child between the two, now plunging it into the icy, now into the steaming bath. Juggler means a person who does a juggling act. वो 2-3 बॉल्स को हाथ में लेकर हवा में ऐसे उड़ाते हैं। उसी तरह से एंड्रयू ने क्या किया, उसने उस बेबी को हाथ में उठाया और एक बार उसे ठंडे पानी के बाउल में डाला, फिर निकाल के गर्म पानी के बाउल में डाला और ऐसे ऐसे वो करता रहा। 15 minutes passed. Sweat was now running into Andrew's eyes, blinding him. One of his sleeves hung down, dripping. अब बेचारा एंड्रयू ऐसे 15 मिनट तक करता रहा। वो पसीने से लथपथ हो गया था और उसकी आंखें भी पसीने से भर गई थी, उसे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था और उसकी शर्ट की एक बाजू भी नीचे की तरफ लटकी हुई थी और वो भी पानी से गीली हो गई थी, उससे भी पानी टपक रहा था। His breath came pantingly. But no breath came from the lax body of the child. Pantingly means जब हम तेज 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 सांस लेते हैं, जब हम थक जाते हैं। And lax means loose, ढीली। तो यहाँ पर lax body से बताया जा रहा है कि वो बच्चे के शरीर अभी भी लाइफलेस था। बेचारा एंड्रयू इतनी एक्सरसाइज करके थक गया था और वो लंबी लंबी सांसें भर रहा था, वो हाँफ रहा था, लेकिन वो बच्चे की बॉडी अभी भी सांस नहीं ले रही थी। A desperate sense of defeat pressed on him, a raging hopelessness. एक बार फिर से एंड्रयू को ऐसा लगा कि वो हार गया है और उसे बहुत होपलेस फील हो रहा था, बिकॉज उसे लग रहा था कि वो अनसक्सेसफुल है, वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका अटेम्प्ट फेल हो गया था। He felt the midwife watching him in stark consternation while there pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him, was the old woman. Stark means complete or total.
and consternation means anxiety. To be curious to know what will happen next. And her eyes burning upon him means she was looking intently at him. वो बड़े ध्यान से उसको देख रही थी कि वो क्या कर रहा है. अब एंड्रयू को ऐसा महसूस हुआ कि वो जो मिडवाइफ है वो कंप्लीट एंग्जाइटी के साथ उसको देख रही है. मीन्स वो क्यूरियस है, वो ये जानना चाहती है कि क्या एंड्रयू के एफर्ट से कुछ रिजल्ट मिला, क्या वो बच्चा जिंदा हो गया या नहीं. और ये सारी चीज़ें वो बूढ़ी औरत भी देख रही थी. वो भी वहीं थी, उसे कमरे में थी और वो दीवार से अपने आप को सटा कर खड़ी हुई थी. उसकी बैक वॉल में प्रेस हुई हुई थी और वो वहीं पर खड़ी हुई थी. उसका एक हाथ उसके गले पर था. क्यों? क्योंकि वो अपनी आवाज़ को दबा रही थी. वैसे तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाकर रोना चाहती थी क्योंकि उसे भी ये पता लग रहा था कि वो बच्चा लाइफलेस है, लेकिन वो अपने थ्रोट को प्रेस कर रही थी. वो अपने आप को रोक रही थी, कोई साउंड नहीं निकाल रही थी और बड़े ध्यान से एंड्रयू को देख रही थी कि वो क्या कर रहा है, क्या वो अपने अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होगा या नहीं. तो वो बूढ़ी औरत जिसे एंड्रयू ने वादा किया था कि माँ और बच्चा दोनों ठीक रहेंगे, वो वहीं पर थी. वो घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और वो बड़े ध्यान से एंड्रयू को देख रही थी. He remembered her longing for a grandchild as great as had been her daughter's longing for this child. All dashed away now, futile, beyond remedy. Dashed away means ended, खत्म हो जाना, finished. And futile means useless, something which is a waste. तो एंड्रयू को याद था कि बूढ़ी औरत को ग्रैंड चाइल्ड चाहिए था. शी वॉज़ वेरी डेस्परेट फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड और उसकी बेटी भी बहुत डेस्परेट थी इस बच्चे के लिए. लेकिन अब उनकी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई थी और सारे एफर्ट्स यूज़लेस थे और अब एंड्रयू के पास ऐसी कोई रेमेडी या ट्रीटमेंट नहीं था जिससे कि वो उस बच्चे को ज़िंदा कर सके. द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मेस. Stumbling over a sopping towel, Andrew almost dropped the child, which was now wet and slippery in his hands like a strange white fish. Draggled means dirty and wet. Sopping means something which is full of water. तो वो जो टाल है वो बिल्कुल गीला था. Stumbling means to trip while walking. जब आप चल रहे हैं, आप किसी चीज़ में अटक जाए आपका पैर और आप ऑलमोस्ट गिरने वाले हों, दैट इज़ टू स्टम्बल. तो उस कमरे का फर्श बहुत ही मैसी हो गया था क्योंकि वहाँ पे बहुत पानी पानी भी था और वो बहुत गंदा हो गया था. एंड्रयू चलते हुए ट्रिप होकर गिरने वाला था क्योंकि उसका पैर एक गीले तौलिए में फंस गया था और वो बच्चा उसके हाथ से गिरने ही वाला था क्योंकि अब वो बच्चा भी बहुत ही गीला और स्लिपरी हो गया था और ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई अजीब तरह की सफ़ेद रंग की मछली है. For mercy's sake, doctor, whimpered the midwife. It's stillborn. Whimpered means cried. And stillborn again means a baby that is born dead. तो उस मिडवाइफ ने डॉक्टर को कहा कि भगवान के लिए अब आप एफर्ट करना छोड़ दीजिए क्योंकि ये बच्चा पैदा ही मरा हुआ है. एंड्रयू डिड नॉट हीड हर. Beaten, despairing, having labored in vain for half an hour, he still persisted in one last effort, rubbing the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breath into that limp body. Andrew did not heed her means he did not bother to what she was saying. उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया. बेचारा एंड्रयू इतना थका हुआ था, इतना सैड था, इतना डिस्पेयर्ड था. उसने इतनी देर तक मेहनत की थी जो कि वेस्ट गई थी. इन वेन मीन्स समथिंग विच इज़ यूजलेस विच डज नॉट गिव एनी रिजल्ट. आधे घंटे तक उसने इतनी मेहनत की थी लेकिन अभी उसने गिव अप नहीं किया. परसिस्टेड मीन्स टू स्टिल वर्क अपॉन समथिंग. उसने एक और लास्ट एफर्ट किया. उसने क्या किया? उसने एक रफ सा तौलिया लिया जिसके साथ उसने बच्चे को रब किया. उसे तेज़ 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 रब किया उस तौलिए के साथ उसकी बॉडी को वार्म अप करने के लिए और उसकी छोटी सी जो चेस्ट है उसे बार बार क्रश किया और रिलीज़ किया, यानी कि उसे प्रेस किया और छोड़ा, प्रेस किया और छोड़ा.
उसने अपने दोनों हाथों के साथ ऐसे किया, वो कोशिश कर रहा था उस बच्चे की लिम्प और लाइफलेस बॉडी में जान लाने की, उसे ब्रीद कराने की। तो बेचारा एंड्रयू इतना डेस्परेट था कि वो एफर्ट्स छोड़ नहीं रहा था, एफर्ट्स बंद नहीं कर रहा था, वो और एफर्ट कर रहा था। एंड देन as by a miracle, the pygmy chest which his hands enclosed gave a short, convulsive heave. Another and another. Andrew turned giddy. Miracle means a magic, something, some happening which you don't expect. एक ऐसी चीज हो जाना जो कि एक मैजिक, कोई जादू कर दिया, बिकॉज आपने नहीं सोचा कि ऐसा हो सकता है. That is a miracle. Pygmy means of a small size. Giddy means weak, faint और dizzy. ऐसा लगा जैसे भगवान ने कोई चमत्कार कर दिया है, क्योंकि उस बेबी की जो छोटी सी चेस्ट है जिसे एंड्रयू ने पकड़ा हुआ था अपने हाथों से, इट गेव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव. हीव मीन्स टू टेक अ ब्रेथ. तो उस बेबी की चेस्ट ने सांस भरा और फिर और सांस भरा. ये देखकर एकदम से एंड्रयू को इतना वीक फील हो रहा था, उसे लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा, बिकॉज बेचारा इतनी देर से इतने डेस्परेट एफर्ट्स कर रहा था इसी चीज़ के लिए कि उसे ये देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि उसके एफर्ट्स ने रिजल्ट दिया. The sense of life springing beneath his fingers after all that unavailing striving was so exquisite it almost made him faint. Unavailing means without result, and striving means to make great effort. अब जैसे ही एंड्रयू ने ये सेंस किया कि उस बच्चे में लाइफ आ गई है, उस एंड्रयू की उंगलियों के नीचे जो छोटी सी चेस्ट थी उस बेबी की, उसमें जान आ गई है, वो हिल रही है, और उससे पहले एंड्रयू ने इतने सारे एफर्ट्स किए थे जिससे उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला था. तो जैसे ही उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उस बच्चे में जान आ गई है, ये रियलाइजेशन इतनी एक्सक्विजिट थी, इतनी इंटेंस थी उसके लिए कि वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था, बिकॉज वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि उसके एफर्ट्स ने रिजल्ट दिया है. He redoubled his efforts feverishly. The child was gasping now, deeper and deeper. Gasping means to take long, deep breath. एंड्रयू को ऐसे लग रहा था कि जैसे बुखार आ गया है, उसे कोई सोच समझ नहीं थी, उसे कोई सूझबूझ नहीं थी कि वो क्या कर रहा है. उसने अपने एफर्ट्स को डबल अप कर दिया और ज़ोर ज़ोर से उस बच्चे की चेस्ट को दबाने लगा, और एज अ रिज़ल्ट वो बच्चा और भी लंबे लंबे और बड़े बड़े डीप डीप सांस ले रहा था. तो फाइनली वो बच्चे में जान आ गई. A bubble of mucus came from one tiny nostril, a joyful iridescent bubble. The limbs were no longer boneless. Iridescent means sparkling, shining. तो उस बेबी की एक छोटी सी नॉस्ट्रिल में से म्यूकस यानी कि जो नोज़ी होती है उसका एक छोटा सा बबल निकला, और राइटर कहते हैं इट वॉज अ जॉयफुल स्पार्कलिंग बबल. वाई इज ही कॉलिंग इट जॉयफुल? बिकॉज इट वॉज एन इंडिकेशन दैट द चाइल्ड हैज़ कम टू लाइफ. और उसकी लिम्स, उसकी हाथ बाएं भी अब बोनलेस नहीं थी, उनमें भी जान आ गई थी, वो अपने हाथ पांव हिला रहा था. The head no longer lay back spinelessly, the blanched skin was slowly turning pink. Then exquisitely came the child's cry. Blanched means colorless, pale. And exquisite means something which is unique. अब उस बच्चे का सिर भी स्पाइनलेसली नहीं गिरा हुआ था, अब उसमें भी जान आ गई थी, और उसकी स्किन जो कलरलेस थी वो भी धीरे धीरे पिंक हो रही थी. तो ये सब निशानियां हैं कि अब वो ब्रीथ कर रहा था और उसकी बॉडी में लाइफ आ गई थी. और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी यूनिक रोने की आवाज़ भी सुनाई दी. Dear Father in heaven, the nurse sobbed hysterically. It's come alive. अब बेचारी मिडवाइफ बहुत खुश थी, वो भगवान को प्रार्थना कर रही थी, उसे थैंक्स कर रही थी कि वो बच्चा फाइनली जिंदा हो गया है, उसमें जान आ गई है.
एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड। बेचारे एंड्रयू ने इतनी मेहनत की थी कि अब उसे कमज़ोरी फील हो रही थी और उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि वो डिज़ी है। उसने बच्चा नर्स को पकड़ा दिया। About him the room lay in a shuddering litter. Blankets, towels, basins, soiled instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, the ewer knocked over, the kettle on its side in a puddle of water. Shuddering means something which is accompanied by shaking, and litter is rubbish, कूड़ा कचरा। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि कमरे में इतना ज़्यादा कचरा था कि उसे देखकर किसी को भी कंपकंपी चढ़ जाएगी। इतना ज़्यादा कूड़ा और इतना ज़्यादा लिटर सामान खिलरा हुआ था। ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, बाउल्स, जो सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स है जो उन्होंने यूज़ किए थे, वो हाइपोडर्मिक सिरिंज जिससे उसने सुसन को इंजेक्शन दिया था, वो भी लिनोलियम में फिक्स हो गई थी। मीन्स उसने जब उस सिरिंज को ऐसे ही नीचे गिर दिया था तो फर्श के ऊपर जो कैनवस लगा हुआ था उसमें वो सिरिंज जाकर फिक्स हो गई थी। उसकी जो सिरिंज की टिप होती है वो उस कैनवस में फिक्स हो गई थी। और वो जो पानी का जग है वो भी नीचे गिरा हुआ था, केटल भी एक तरफ गिरी हुई थी और वहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ था। Upon the huddled bed, the mother still dreamed her way quietly through the anesthetic. ड्रीम्ड हर वे मीन्स वो अभी भी उस एनेस्थेटिक के नशे में थी, उसके असर में थी, इसलिए वो पूरी तरह से होश में नहीं थी। एंड हडल्ड मीन्स हीप्ड टुगेदर। तो सुसन ऐसे इकट्ठे होकर एक ढेर की तरह उस बेड के ऊपर लेटी हुई थी और अभी भी वो एनेस्थीसिया के असर में थी, वो नॉर्मल नहीं थी, वो पूरे होश में नहीं थी। The old woman still stood against the wall, but her hands were together, her lips moved without sound. She was praying. वो बूढ़ी औरत अभी भी दीवार के साथ चिपकी हुई खड़ी थी, लेकिन अब उसके हाथ जुड़े हुए थे और उसके लिप्स भी धीरे धीरे मूव कर रहे थे, लेकिन वो आवाज़ नहीं निकाल रही थी। वो बिना आवाज़ किए प्रे कर रही थी, भगवान को थैंक्स कर रही थी। Mechanically, Andrew wrung out his sleeve, pulled on his jacket. I'll fetch my bag later, nurse. Mechanically means like a machine. तो एंड्रयू तो इतना ज़्यादा थक गया था और इतना ज़्यादा सैड और डिप्रेस था कि वो एक मशीन की तरह काम कर रहा था। उसने अपनी जैकेट उठाई, उसे पहना और अपनी जो गीली स्लीव है उसे निचोड़ा। रंग आउट मीन्स निचोड़ना। और फिर उसने नर्स को कहा कि मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा, क्योंकि अभी उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी अपना बैग का सामान इकट्ठा करने की। अभी उसे जाना था और उसे सोना था। He went downstairs through the kitchen into the scullery. Scullery is a room for washing dishes and for similar work. एक ऐसा कमरा जो किचन के साथ अटैच्ड होता है जहाँ पे बर्तन वगैरह धोए जाते हैं। तो एंड्रयू नीचे गया, वो किचन क्रॉस करके स्कलरी में चला गया। His lips were dry. At the scullery, he took a long drink of water. He reached for his hat and coat. अब एंड्रयू को प्यास लगी हुई थी, उसके होंठ सूख गए थे। उसने स्कलरी में बहुत सारा पानी पिया, फिर उसने अपनी हैट और कोट उठाई। Outside he found Joe standing on the pavement with a tense, expectant face. जब वो घर के बाहर गया तो उसे जो मिला, वो वहीं पर खड़ा हुआ था सड़क के किनारे और उसका फेस बहुत ज़्यादा टेंस था और वो एंड्रयू से कुछ न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा था। वो ये जानना चाहता था कि उसकी बीवी और बच्चा कैसे हैं। All right, Joe, he said thickly. Both all right. It was quite light, nearly 5 o'clock. Thickly means in a deep voice due to illness or emotion. तो एंड्रयू की आवाज़ थिक थी, डीप थी। हो सकता है वो बीमार फील कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था या फिर वो बहुत इमोशनल भी था, क्योंकि उसके एफर्ट से उसे रिज़ल्ट मिला। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस केस पर, इस मदर और चाइल्ड को सक्सेसफुली ज़िंदा करने पर। हो सकता है उसी वजह से उसकी आवाज़ ऐसी थी। और उसने जो को कहा कि सब ठीक हैं, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। और ऑलमोस्ट 5 बज गए थे और आसमान में बहुत ज़्यादा लाइट आ गई थी, सनराइज़ ऑलमोस्ट हो गया था।
A few miners were already in the streets, the first of the night shift moving out. तो जैसे कि ब्लैंडली एक माइनिंग टाउन है, वहाँ पे बहुत सारे माइनर्स अपने काम पर जाते आते रहते थे, तो कुछ माइनर्स ऑलरेडी स्ट्रीट्स में घूम भी रहे थे। नाइट शिफ्ट की जो पहले स्लॉट था माइनर्स का, वो काम से वापस अपने घर जा रहे थे। तो सुबह के 5 बजे भी सड़कों पर थोड़ा रश था। जो माइनर्स थे वो काम से फ्री होकर अपने घरों को जा रहे थे। As Andrew walked with them, spent and slow, his footfalls echoing with the others under the morning sky, he kept thinking blindly, oblivious to all other work he had done in Blaney. I've done something. Oh God, I've done something real at last. Oblivious means not concerned about the happenings around him. Means if you are not aware or you are not concerned about what is happening around you, that means you are oblivious. तो एंड्रयू भी उन माइनर्स के साथ ही चल रहा था। वो स्पेंट था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और वो धीरे धीरे चल रहा था और उसके पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी along with the sound of the footsteps of the other miners. और सब सुबह के टाइम अपने अपने घरों को जा रहे थे और बेचारा एंड्रयू अपने बाकी सब कामों के बारे में नहीं सोच रहा था। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि उस दिन उसने कोई अच्छा काम किया था फाइनली, और कुछ रियल काम किया था, ऐसा काम किया था जिसमें उसका एफर्ट सच में यूज हुआ था। सो दैट इज़ वाई दिस बुक द सिटाडेल is a book of medical ethics and it is a very important book for all medical professionals because इसमें इस डॉक्टर के बारे में स्टोरी लिखी है AJ क्रॉनिन ने, और उन्होंने डेप्थ में बताया है कि मेडिकल प्रोफेशन में एक डॉक्टर को कितना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है टू गिव रिजल्ट्स टू एंड टू बी फेयर विद हिज पेशेंट्स. So students, with this we come to an end of this chapter and I hope you like this video and you have understood the lesson. If you like the video, please hit the like button and share this video with your friends, and also follow English Academy on social media platforms. Also hit the bell icon so that you get notifications regarding the next upload. And with this is Ruchika signing off. Till we meet next, take care and goodbye.